फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1983 की फिल्म कुली के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। ये फिल्म नसीब कंप्लीट होने के बाद मनमोहन देसाई ने कुली पर काम शुरू करना था, पर बीच में देश प्रेमी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से इस फिल्म का काम थोड़ा बाद में शुरू हुआ। मनमोहन देसाई ने डिसाइड किया कि कुली के निर्देशक होंगे राइटर प्रयागराज। प्रयागराज इससे पहले भी फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। 1972 की कुंदन, 1974 की पाप और पुण्य और इंसानियत, 1975 की पोंगा पंडित, 1977 की चोर सिपाही। कुली के डायरेक्टर भी प्रयागराज ही थे। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो मनमोहन देसाई जानते थे कि प्रयागराज के नाम पर प्राइस ज्यादा नहीं मिलेगी। उन्होंने प्रयागराज से बाकायदा पूछा कि अगर आप कहो तो मैं अपना नाम साथ में जोड़ देता हूं एज डायरेक्टर, इससे ये फायदा होगा कि प्राइस अच्छी मिल जाएगी। प्रयागराज ने कहा ऐसा जरूर कीजिए। तो फिल्म के पोस्टर्स पर ऐसा ही लिखा गया, पहले प्रयागराज का नाम फिर मनमोहन देसाई का नाम, डायरेक्टेड बाय प्रयागराज एंड मनमोहन देसाई। फिल्म के क्रेडिट्स एंड में दिखाए गए और वहां भी ऐसा ही था। मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई की एज प्रोड्यूसर ऑफिशियली ये पहली फिल्म थी। स्टोरी आइडिया का क्रेडिट दिया गया श्रीमती JM देसाई यानी मनमोहन देसाई की पत्नी। उनकी कई फिल्मों में स्टोरी आइडिया का क्रेडिट उनकी पत्नी को ही दिया गया। बाकी क्रेडिट्स थे स्टोरी प्रयागराज, एडिशनल स्टोरी पुष्पाराज शर्मा, स्क्रीन प्ले के शुक्ला, डायलॉग्स कादर खान, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस तरह के मसाला फिल्म के एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी थे, जो खुद कैसी फिल्में बनाते थे आप सब जानते हैं। जब फिल्म शुरू हो रही थी तो अमिताभ के लिए हीरोइन फाइनल नहीं की थी। जगदीश राज चाहते थे कि उनकी बेटी अनीता राज को फिल्म की हीरोइन लिया जाए। उन दिनों दो ऐसी फिल्में बननी शुरू होनी थी जिनमें अमिताभ के साथ अनीता राज को पेयर करने की बात चल रही थी। एक कुली और दूसरी ऋषिकेश मुखर्जी शुरू करने वाले थे औकात। अमिताभ ने कहा कि अनीता राज में बड़ी स्टार बनने वाली क्वालिटी नहीं है। कुली में तो अनीता राज को नहीं चुना गया, औकात कभी बन ही नहीं पाई। रति अग्निहोत्री के पिता ही अपनी बेटी का काम देखते थे। उन्होंने अप्रोच किया एक दूजे के लिए कि सफलता से रति की पोजीशन ठीक थी, उन्हें फाइनल कर लिया गया। ऋषि कपूर के साथ पेयर करने के लिए रीना रॉय से बात की गई, पर रीना रॉय ने इनकार कर दिया। फिर वो रोल शोमा आनंद को मिला। यह भी कहा जाता है कि रीना रॉय को अमिताभ के ऑपोजिट भी साइन किया जा रहा था, पर बात नहीं बनी। रंजीता कौर ने कहा था कि ऋषि कपूर के ऑपोजिट रोल मुझे मिल रहा था, पर शोमा आनंद का केतन देसाई के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए उसे रोल मिल गया। शोमा आनंद ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस रोल के लिए एक मैं थी, दूसरी सुप्रिया पाठक। मनमोहन देसाई को सुप्रिया पाठक मसाला फिल्मों के लायक नहीं लगती थी, तो मुझे चुना गया। फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल नीलू फुले ने निभाया। ये अमिताभ के साथ उनकी इकलौती फिल्म थी। फिल्म में एक छोटा सा रोल अमरीश पुरी ने भी किया था, जो एक फ्लैशबैक में था, रति के पिता का रोल। डैनी को फिल्म में एक रोल दिया जा रहा था, पर वो मनमोहन देसाई का सिनेमा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो उनकी जगह गोगा कपूर को लिया गया। एक रोल के लिए शरद सक्सेना को लेना था, पर उनकी जगह पुनीत इस्सर को चुना गया। पुनीत इस्सर की यह पहली फिल्म थी। सुरेश ओबराय को एक अच्छा रोल मिला। वो खुश थे कि अमिताभ की फिल्म में एक इम्पोर्टेंट नेगेटिव कैरेक्टर मिला है। कादर खान मेन विलन थे। इससे पहले मनमोहन देसाई के साथ परवरिश, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी में उन्होंने नेगेटिव रोल किया। वहीदा रहमान ने अमिताभ की मां का रोल निभाया। सत्यन कपूर उनके पिता बने। क्योंकि मुंबई के स्टेशंस पर शूट करना इम्पॉसिबल था, इसलिए शूटिंग बेंगलोर सिटी स्टेशन पर की गई। स्टेशन के अलावा भी बहुत सा पोर्शन बेंगलोर में ही शूट किया गया। मनमोहन देसाई ने बताया था कि हम लोग बहुत से जूनियर आर्टिस्ट्स बॉम्बे से बेंगलोर लेकर गए। उनको कुली के कपड़े पहनाए गए और समझाया गया कि कुली की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें, उनका उठना बैठना, सामान उठाने का तरीका, बीड़ी पीने का तरीका। और फिर मेरे कलाकारों ने ऐसा काम किया कि कोई कह नहीं सकता कि ये असली कुली नहीं थे। अब उस घटना की बात करते हैं जिसने कुली को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया था। शूटिंग पर जब अमिताभ को चोट लगी थी, फिल्म में भी वो शॉट्स फ्रीज करके दिखाए गए इस इंफॉर्मेशन के साथ कि इस शॉट में उन्हें चोट लगी थी। वो दिन कुछ अजीब था। 26 जुलाई 1982। ऋषि कपूर ने अपनी बुक में यही तारीख लिखी है। ज्यादा जगह यही तारीख बताई जाती है, पर अमिताभ की एक इंटरव्यू के अनुसार हादसा 24 जुलाई को हुआ था।
खैर, अमिताभ वाले बड़े एक्सीडेंट से पहले एक और घटना हुई। ऋषि कपूर ने बताया था कि उस दिन मेरा शॉट था, मैंने ऊपर से गोगा कपूर पर कूदना था। उसके बाद अमित जी का पुनीत इस्सर के साथ फाइट का शॉट था। नीचे सेफ्टी के लिए जैसे अरेंजमेंट किया जाता है किया गया, पर किसी असिस्टेंट ने ऋषि के पास आके कह दिया कि आपको सिंपल छलांग नहीं लगानी है, डाइव मारनी है। यानी पहले तो ऐसे कूदना था कि पैर नीचे की तरफ हों, अब ऐसे कूदना था जैसे पानी में डाइव मारते हैं जहां सिर पहले जाता है, अपसाइड डाउन। शॉट से जस्ट पहले अमिताभ ने ऋषि को देखा, कुछ कहना चाहा पर कहा नहीं क्योंकि शॉट तैयार था। शॉट हुआ, सब ठीक हुआ, पर ऋषि कपूर का चेहरा उस ट्रैम्पोलिन से टकराया और चोटें आ गईं। उसके बाद अमिताभ ने ऋषि कपूर को डांटा कि मैं तुम्हें यही कहने वाला था कि अपने स्टंट खुद करने हो तो पहले सारी जानकारी ले लो। तुम्हें नॉर्मल छलांग लगानी थी, डाइव नहीं लगानी चाहिए थी। इसके बाद वो शॉट हुआ जिसमें अमिताभ और पुनीत इस्सर लड़ रहे हैं। पुनीत इस्सर का मुक्का अमिताभ के पेट से टकराया। उसके बाद अमिताभ को टेबल के ऊपर से जंप करके गिरना था, वहां टेबल का कोना अमिताभ के पेट से टकराया। उस समय अमिताभ को दर्द हुआ, पर ऐसा लग रहा था शायद मामूली बात होगी। ऋषि कपूर ने बताया था कि मुझे मेरे मेकअप मैन ने बताया कि अमिताभ गार्डन में लेटे हुए हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, रिलैक्स कर रहे होंगे। अमिताभ ने बताया कि यूनिट के लोग लगातार शूटिंग से बहुत टायर्ड थे, बातें कर रहे थे कि अब कुछ ब्रेक होना चाहिए। जब मैं दर्द की वजह से गार्डन में जाके लेट गया तो यूनिट के एक दो लोग मेरे पास आए और कहने लगे, ठीक है सर, ऐसे ही लेटे रहिए, ऐसे ही एक्टिंग करते रहिए, पैकअप हो जाएगा। उनको लगा अमिताभ ने उनकी बातें सुन ली हैं और ब्रेक दिलवाने के लिए ऐसे लेटे हुए हैं। अमिताभ की चोट के बारे में बहुत वीडियोस, बहुत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर ऑलरेडी है। मोटी मोटी बात ये थी कि अमिताभ को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी और अमिताभ को पेन किलर्स ही दी जा रही थी। दर्द बढ़ ही रहा था। तब तक यही लग रहा था कि मामूली चोट होगी। फिर बेंगलोर के हॉस्पिटल, बाद में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। 2 अगस्त 1982 उनका फाइनल ऑपरेशन हुआ। 24 सितंबर 1982 वो अपने घर लौट आए और दूरदर्शन पर उनका वीडियो भी आया था। उन्होंने सारी जनता का और डॉक्टर्स का शुक्रिया किया था। Today, the 24th of September, is exactly 2 months from the date when I was injured as a result of the efforts of doctors from the St. Philomena Hospital in Bangalore, and more especially the doctors and nurses from the Breach Candy Hospital in Bombay. But I am grateful most of all for all you people who have prayed for me, for my life. डॉक्टर्स की मेहनत और अमिताभ के चाहने वालों की दुआओं ने उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। जिंदाबाद है आप लोग। मैं तो चला गया था, लौट आया आप सब लोगों की दुआ से। पहले एक एपिसोड में आपको बताया था कि इस घटना से पहले एक बार रात को स्मिता पाटिल ने अमिताभ को फोन करके कहा था कि मैंने आपके बारे में बुरा सपना देखा है, अपना ख्याल रखिएगा। कूली के ओरिजिनल क्लाइमैक्स में ऐसा सोचा गया था कि अमिताभ की डेथ दिखाई जाएगी, पर इस दुर्घटना के कारण क्लाइमैक्स चेंज कर दिया गया। क्लाइमैक्स के लिए जो सैड सॉन्ग तैयार किया था फिर उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। अमिताभ के साथ हुए हादसे के कारण कई फिल्में शुरू हो ही नहीं पाई। ऋषिकेश मुखर्जी की औकात, कादर खान की जाहिल, अमजद खान की लंबाई चौड़ाई, रमेश सिप्पी की शतरंज। ठीक होने के बाद अमिताभ ने जब दोबारा कुली की शूटिंग शुरू की तो उसी सीन से की जिसमें उन्हें चोट लगी थी। इस बार सेटअप चांदीवली स्टूडियो बंबई में था। तारीख 7 जनवरी 1983। ईयर 2000 में अमिताभ को सेरोसिस ऑफ लिवर नाम की बीमारी हो गई। उनका 75% लिवर डैमेज हो चुका था। बताया गया कि यह बीमारी बहुत ज्यादा शराब पीने से या बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने से हुई हो सकती है, पर ये दोनों बातें अमिताभ से मैच नहीं करती थी। अमिताभ ये दोनों काम नहीं करते। फिर पता चला कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो करीब 200 डोनर्स से खून की 60 बॉटल्स अमिताभ के इलाज के लिए मिली थीं। उनमें से किसी एक के खून में हेपेटाइटिस बी वायरस था। उस कारण यह बीमारी अमिताभ को हुई है। तब से अमिताभ ने हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में अवेयरनेस पर बहुत काम किया है। पुनीत इस्सर ने बताया था कि जब मैं अमित जी से हॉस्पिटल में मिला और मैंने माफी मांगी तो अमित जी ने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा होता रहता है। अमिताभ की नजर में पुनीत इस्सर की कोई गलती नहीं थी और असल में भी कोई गलती नहीं थी, पर इसकी सजा पुनीत इस्सर को बहुत बड़ी मिली। पुनीत इस्सर को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। बड़े स्टार्स और मेकर्स उन्हें अपनी फिल्म में काम नहीं देते थे। उस दौरान कई बी ग्रेड फिल्मों में पुनीत इस्सर ने काम किया। फिर बी आर चोपड़ा की टीवी सीरीज महाभारत से
पुनीत ईश्वर को सही पहचान मिली। इस फिल्म के दौरान अमिताभ और ऋषि के इंसिडेंट के अलावा सत्यन कप्पू के साथ भी एक जानलेवा हादसा होने से बच गया। फिल्म के शुरू के हिस्से में जब कादर खान डैम का पानी खोल देते हैं, उस सीक्वेंस के दौरान सत्यन कप्पू को पानी में बहना था। मनमोहन देसाई ने सत्यन कप्पू से कहा था कि तुम्हें ऐसे तैरना है जैसे लाश तैर रही है। इस शॉट के लिए जो जगह चुनी गई वहां सब तैयारी कर ली गई, पर कोई ऐसी सेफ्टी नहीं थी कि अगर कोई डूबने लगे तो उसे बचाया जा सके। सत्यन कप्पू जब पानी में कूदने वाले थे तो नदी के किनारे पर मौजूद एक औरत ने कहा, यहाँ ऐसा मत करना, यहाँ लोग डूब के मर जाते हैं। सत्यन कप्पू उसकी बात सुन के परेशान हो गए और उधर निर्देशक ने एक्शन बोल दिया। सत्यन कप्पू कूदे और उसी पोजीशन में तैरने लगे जैसे उन्हें कहा गया था। उन्हें लगने लगा कि उनका शरीर एक खास ही दिशा में बहने लगा है। तभी यूनिट के एक मेंबर ने देखा और उसे लगा कि अगले ही पल सत्यन कप्पू डूबने वाले हैं। उसने पानी में जंप किया और सत्यन कप्पू को सपोर्ट देकर अलर्ट किया। दोनों पानी से बाहर आ गए। उन्हें वहां एक बुजुर्ग मिला जिसने बताया कि नदी में इस हिस्से में नीचे एक कुआं है जो पानी को भंवर के रूप में अपने अंदर खींच लेता है। कई लोग इस तरह यहां डूब के मर चुके हैं। ये याद सत्यन कप्पू के मन से कभी निकली नहीं। एक्सीडेंट हो गया गाने में अल्लाह रखा बोलने वाली आवाज थी प्रयागराज की। बहुत साल पहले जंगली के गाने में याहू भी उन्होंने ही बोला था। कुली संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मनमोहन देसाई के साथ आखिरी फिल्म थी। इसके बाद इस बैनर की फिल्म दीवाना मस्ताना का संगीत उन्होंने तैयार किया, जिसके निर्देशक थे डेविड धवन। ये 1997 में आई। रफी साहब के गुजर जाने के बाद मनमोहन देसाई इस बात से बहुत परेशान थे कि अब ऐसी आवाज कहां से लाऊंगा। जब लक्ष्मी प्यारे ने उन्हें शब्बीर कुमार की आवाज सुनाई तो मनमोहन देसाई को थोड़ा चैन मिला कि रफी साहब की आवाज की रिफ्लेक्शन तो है। फिल्म के सारे गाने शब्बीर कुमार ने गाए। बाकी मेल वॉइसेस थीं शैलेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की। फीमेल वॉइसेस थीं आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक। सारी फिल्म तैयार हो जाने के बाद एक गाना ऐड किया गया था, जवानी की रेल। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, हमका तक हुआ है यारो, हमारी कोई खबरिया एक्सीडेंट हो गया रपा रपा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ हम भुलाने को। लंबू जी टिंगू जी मदीने वाले थे, मेरा सलाम कहना। फिल्म के डायलॉग्स की सेपरेट ऑडियो भी रिलीज की गई थी। दिसंबर 1984 में मनमोहन देसाई ने बताया था कि पिछले साल मेरी फिल्म कुली 2 करोड़ में बन के कंप्लीट हुई थी। डिस्ट्रीब्यूशन सेल से ही 3.5 करोड़ कमा लिए थे रिलीज होने से पहले ही। रिलीज के बाद तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी बहुत प्रॉफिट कमाया। कुली 2 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई थी। फिल्म को 100% ओपनिंग मिली थी। इसकी नेट कलेक्शन 9 करोड़ बताई जाती है। वर्डिक्ट मिला था सुपरहिट। 1983 की ये टॉप फिल्म थी। इसके साथ ही कुली के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।